नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल शासक हुए, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले के मुगल शासकों को हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल सिंहासन के लिए एक रक्त-रंजित संघर्ष का आरंभ हो गया। उनके तीनों पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श के मध्य सत्ता के लिए युद्ध छिड़ गया। जाजाऊ और बीजापुर के युद्धों में भाइयों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः मुअज्जम विजयी हुए और बहादुर शाह के नाम से बादशाह बने। किंतु इस विजय का मूल्य अत्यधिक था। इस उत्तराधिकार युद्ध ने साम्राज्य को न केवल आर्थिक रूप से दुर्बल किया, बल्कि दरबार में गुटबंदी और अविश्वास का वातावरण भी उत्पन्न कर दिया, जिससे साम्राज्य की नींव हिल गई। बहादुर शाह ने अपने पिता की नीतियों के विपरीत गुरु गोबिंद सिंह के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु गुरु की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने एक वृहद विद्रोह आरंभ कर दिया, जिसने मुगल सत्ता को गंभीर चुनौती दी। यद्यपि मुगलों ने लौगढ़ का किला पुनः जीत लिया, तथापि ये संघर्ष दीर्घकाल तक चला। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद साम्राज्य की स्थिति और भी बिगड़ गई। सिंहासन के लिए दरबार में ऐसी अराजकता व्याप्त हुई कि बादशाह के शव को 10 सप्ताह तक दफनाया नहीं जा सका। ये घटना मुगल दरबार की शक्तिहीनता और अव्यवस्था को दर्शाती है। अगले शासक जहांदार शाह एक शक्तिशाली दरबारी जुल्फिकार खां की सहायता से सिंहासन पर बैठे। जुल्फिकार खां वजीर बना और उसने इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें राजस्व वसूली का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को दिया जाता था। इस व्यवस्था ने कृषकों का शोषण बढ़ाया और अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाई। जहांदार शाह स्वयं शासन में रुचि नहीं रखता था और लाल कुंवर नामक एक नर्तकी के प्रभाव में था, जिस कारण उसे लंपट मूर्ख कहा जाने लगा। उसका शासन पूर्ण रूप से उसके वजीर पर निर्भर था, जो मुगल बादशाह की घटती हुई शक्ति का प्रतीक था। अल्पकालीन शासक और अस्थिरता। इस काल में सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर की हत्या कर दी। इसी काल में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश मिशन मुगल दरबार में पहुंचा। जब एक ब्रिटिश चिकित्सक हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुख सियर को एक गंभीर रोग से मुक्त किया, तो प्रसन्न होकर बादशाह ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने कंपनी को बंगाल में बिना कर चुकाए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। इसे दस्तक कहा गया। ये एक अत्यंत गंभीर भूल सिद्ध हुई, क्योंकि इसने कंपनी को भारत में आर्थिक और तत्पश्चात राजनीतिक शक्ति के विस्तार का वैधानिक आधार प्रदान किया, जिसने भविष्य में औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। अब मुगल दरबार पर सैयद बंधुओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया, जो इतिहास में शासक निर्माता या किंग मेकर्स के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने मराठा पेशवा की सहायता से बादशाह फर्रुख सियार की हत्या करवा दी। ये प्रथम अवसर था जब किसी अमीर ने बादशाह की हत्या की हो। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से शासकों को सिंहासन पर बिठाया और हटाया। रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला जैसे बादशाह केवल कुछ माह ही शासन कर पाए और कठपुतलियों की भांति कार्य करते रहे। इस काल में मुगल सिंहासन की प्रतिष्ठा पूर्णतः समाप्त हो गई और सत्ता पूरी तरह से सैयद बंधुओं के हाथों में केंद्रित हो गई। मोहम्मद शाह, जिसे उसके विलासी स्वभाव के कारण रंगीला कहा जाता था, के लंबे शासनकाल में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गई। यद्यपि उसके समय में सैयद बंधुओं का अंत हो गया, किंतु केंद्रीय सत्ता इतनी क्षीण हो चुकी थी कि प्रांतीय सूबेदार स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगे। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में, सादात खान ने अवध में और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। दिल्ली का बादशाह अब केवल नाम मात्र का शासक रह गया था, जबकि वास्तविक शक्ति इन नवीन क्षेत्रीय शासकों के पास चली गई थी। साम्राज्य की दुर्बलता बाह्य शत्रुओं के लिए एक निमंत्रण बन गई। 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल सत्ता की कमजोरी को उजागर कर दिया। परंतु वास्तविक विनाश 2 वर्ष पश्चात हुआ, जब 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। करनाल के युद्ध में मुगलों की अपमानजनक पराजय हुई और नादिर शाह ने दिल्ली में क्रूरतापूर्वक लूटपाट की। वह अपने साथ शाहजहां का बहुमूल्य मयूर सिंहासन और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी ले गया। इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को न केवल आर्थिक रूप से पंगु बना दिया, बल्कि उसकी अवशिष्ट प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात पहुंचाया।
अहमद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य पूर्णतः आर्थिक संकट में घिर गया। प्रशासन पर राजमाता ऊधमबाई और उनके सहयोगियों का नियंत्रण था और स्थिति इतनी विकट हो गई कि सैनिकों को वेतन देने के लिए शाही संपत्ति बेचनी पड़ी। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किया। अंततः वजीर इमाद उल मुल्क ने बादशाह को ही अंधा करवाकर कारागार में डाल दिया, जो ये दर्शाता है कि दरबार में बादशाह की कोई हैसियत नहीं रह गई थी। इसके पश्चात आलमगीर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसके समय में न केवल अब्दाली ने दिल्ली को लूटा, अपितु एक अन्य महत्वपूर्ण घटना भी घटित हुई। 1757 में बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित किया। यद्यपि यह युद्ध सीधे तौर पर मुगल बादशाह से संबंधित नहीं था, किंतु यह भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का एक महत्वपूर्ण संकेत था। इस काल में मुगल बादशाह की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वह केवल एक नाम मात्र का शासक बनकर रह गया था, जबकि वास्तविक शक्ति दूसरों के हाथों में थी। शाह आलम द्वितीय का लंबा शासनकाल भारत के लिए दो निर्णायक युद्धों का साक्षी बना। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में मराठों की शक्ति को गंभीर आघात पहुंचाया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। जहां पानीपत ने मराठों की महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगाया, वहीं बक्सर के युद्ध ने ये निश्चित कर दिया कि भारत की अगली सर्वोच्च शक्ति अंग्रेज होंगे। बक्सर में पराजय के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके अंतर्गत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात इन क्षेत्रों से राजस्व वसूलने का अधिकार सौंप दिया। बदले में बादशाह अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया और उनके संरक्षण में रहने लगा। यद्यपि मध्य में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने उसे पुनः दिल्ली के सिंहासन पर स्थापित किया, परंतु 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की संप्रभुता पूर्णतः समाप्त हो गई। बादशाह अब केवल लाल किले के भीतर का एक शासक था, जो अंग्रेजों की पेंशन पर आश्रित था। मुगल वंश का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था, जो एक शायर भी था। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया, किंतु विद्रोह की असफलता के पश्चात उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें देश से निर्वासित कर रंगून यानी बर्मा भेज दिया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी गिरफ्तारी और निर्वासन के साथ ही भारत में महान तैमूर और बाबर के वंश का अंत हो गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ मुगल साम्राज्य को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। लगभग 350 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले एक शक्तिशाली साम्राज्य का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया। यह न केवल मध्यकालीन भारत का अंत था, बल्कि एक नए औपनिवेशिक युग का आरंभ भी था, जिसने भारत के भविष्य को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया।